तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकाबला। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, माधवानंद जी जेडीयू से हमारे साथ हैं और बादल देवनाथ साहब तृणमूल कांग्रेस से। आप चारों लोगों का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर और हमारे तमाम दर्शकों को, हमारे मेहमानों को, आपके परिजनों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले अब आज जो बात हो रही है वो ये, आलोक शर्मा जी की दिवाली पर कल केंद्र सरकार ने कहा कि हम ये तोहफा है दिवाली पर देश के लोगों को, हमने एक्साइज ड्यूटी घटा दी। उसके बाद बहुत सारे बीजेपी के एनडीए के राज्यों ने वैट भी कम कर दिया। अब सब नजरें उठाकर देख रहे हैं कांग्रेस और बाकी दलों के जो शासित राज्य हैं कि आप भी वैट थोड़ा कम कर दीजिए, लोगों की दिवाली थोड़ी और मीठी हो जाएगी। सौरभ जी, सबसे पहले तो इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। जनता का धन्यवाद करना चाहेंगे कि बीजेपी को वोट की चोट दी, बीजेपी को सबक सिखाया और बीजेपी ने तुरंत एक्शन लिया। बीजेपी का भी उसके लिए धन्यवाद के सद्बुद्धि आई। 14 विधानसभा 2 लोकसभा हारे, समझ आया कि सीधा संदेश है कि बीजेपी को हराओगे तो पूरी तरह से जनता के अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। अब समस्या की जो जड़ है वो बीजेपी है, ये पूरे देश को समझ आ गया है। अभी तक ये सुनते आ रहे थे तो कंपनियों के हवाले है, सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है, तो ओपन मार्केट है तो कंपनियां करती हैं और पता नहीं क्या क्या तर्क दिए जाते थे। लेकिन आज के इस फैसले ने बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं की और बीजेपी की और वित्त मंत्री की पोल खोल के रख दी है। अब आते हैं कि कितना बढ़ाया कितना घटाया। 28 रुपए और 26 रुपए एक साल में आप बढ़ाते हैं और 5 और 10 रुपए घटा के आप ऐसा काम करते हैं। कहावत है ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज वो हालत हुआ। 7 साल तक लूटते रहे कि हम तो जो है हमारी किस्मत अच्छी है इसलिए पेट्रोलियम इंटरनेशनल प्राइसेस कम है, तमाम तरह के आप पूरे तरह से वो देते रहे। 2014 में 71 रुपए और 54 रुपए पेट्रोल और डीजल के प्राइस थे और इंटरनेशनल मार्केट में 82 रुपए था। आज देख लीजिए 106 रुपए था, आज 82 रुपए है और प्राइसेस कहां है वो आज देख लीजिए आप। मुद्दे की बात यह है कि बीजेपी पूरी तरह से आज एक्सपोज हो गई। ठीक है, केवल और केवल ये आलोक जी आपने वो सारे सवाल इनसे कर लिए जो मैं इनसे पूछने वाला था। ये वाला पर्चा इनके लिए रखा हुआ था जफर साहब के लिए। आपसे जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए, मैं ये सवाल इनसे पूछूंगा। उत्तर भी दूंगा ना, उसका भी दूंगा। मुझे पता है आज पूरी तरह से तमाम एंकर्स यही पूछ रहे कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। मैं पूछना चाहता हूं कि आप केवल ये बता दीजिए कि जेब कतरा 1000 रुपए की जेब काट के 10 रुपए वापस डाल दे जेब में, तो क्या उसको वाहवाही करेंगे हम? पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपका मूल सवाल आता है, आज तमाम राज्य अपना अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो गोवा वैट घटा सकता है वो राजस्थान नहीं घटा सकता, जो उत्तराखंड घटा सकता है वो बिहार नहीं घटा सकता है। हर राज्य का अपना अपना अलग अलग इकोनॉमिक्स है। हमारे राज्य भी कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें भी जरूर अवश्य कहीं ना कहीं वैट में कटौती होगी। और राजस्थान एकमात्र राज्य ऐसा था जो पिछले साल जिसने 2 रुपए 36 पैसे वैट पर घटाया। नहीं, अभी तो गहलोत साहब का स्टेटमेंट ये है, आलोक शर्मा जी, गहलोत साहब का स्टेटमेंट तो ये है कि जब केंद्र ने एक्साइज घटा दी तो वैट अपने आप कम हो गया, अब हमको वैट घटाने की क्या जरूरत है, ये तर्क दिया जा रहा है। नहीं, देखिए कैलकुलेशन हो रही है, वैट भी घटेगा, ठीक है, और तमाम चीजें होंगी। मैंने तो कहा 2 रुपए 36 पैसे राजस्थान ने पिछले साल घटाया था, एकमात्र राज्य था। लेकिन आज वो लोग कहें बताएं, मैं आप आ रहा हूं, मैं जफर साहब के पास जा रहा हूं। आप लेकिन ये आश्वासन दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आपकी सरकारें जिन जिन राज्यों में है वहां पर वैट घटेगा। आलोक शर्मा जी, मैं आपकी इस बात को कमिटमेंट मान रहा हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आपकी स्टेट्स में भी वैट घटेगा। आपको मुकरना है तभी मुकर जाइए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से कैलकुलेशंस होंगी, वैट भी घटेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप बीजेपी वालों से कमिटमेंट ले लेना कि जो प्राइस घटे हैं ये अगले 15 दिन नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल कमिटमेंट जरूर ले लीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि इनके लिए सवाल नहीं है? इनके लिए बहुत सवाल है, इनके लिए बहुत सवाल है। और आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही, आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही कि 1 साल के अंदर, 1 मिनट सर, 1 मिनट आलोक जी, 1 मिनट मेरे, अब उनसे तो पूछ लूं मैं। आपने जो फैक्ट दिया ठीक फैक्ट दिया, इसका जवाब इनको देना चाहिए, जफर इस्लाम साहब को देना चाहिए। 1 साल में आपने 28 रुपए पेट्रोल 26 रुपए डीजल बढ़ाया है, 5 रुपए 10 रुपए कम करके आप वाई लूट रहे हैं। फिर अपने स्टेट से आपने वैट कम कराया, धन्यवाद आपका, आपने वैट कम करा दिया। लेकिन क्या यह राहत उतनी है जितनी तकलीफ दी गई थी? सौरभ जी, सबसे पहले तो जो लोग भी आपके चैनल को देख रहे हैं और देश की सारी जनता को, पैनल पे बैठे हमारे अपोजिशन के लीडर और हमारे साथी पार्टी के जो है उनके भी जो लीडर बैठे हैं या प्रवक्ता बैठे हैं, और आपको भी सबसे पहले दिवाली की शुभकामनाएं। अब मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं और जो हमारे कांग्रेस के मित्र जो सवाल उठा रहे थे उनका भी जवाब देता हूं।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कांग्रेस के सारे प्रवक्ता, आप उनके, मैं कल तक का बोल रहा हूं, कल एक और हिंदी चैनल है, बड़ा चैनल है आपके जैसा, उस पे इनके ही जो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट इनके माने जाते हैं प्रवक्ता ग्रुप में, वो हमसे क्या अपील कर रहे हैं, आप जरा उनको अगर उसका वीडियो दिखा दे तो इनके पास बात करने को नहीं रह जाएगा। इसलिए कि आज ये खिसियानी बिल्ली वाला जो कहावत है, वही कहीं ना कहीं उसी का मुजाहरा कर रहे हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता। हकीकत तो यह है कि उनसे बार बार अगर उनकी अपील क्या होती थी या क्या बोलते थे बार बार कि कितना एक्साइज काटना है, तो अगर हमने पूछा तो बोल रहे 10 रुपया। आप 10 रुपया सीधे 8-10 रुपया, मैंने 10 रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तोहफा दिया 10 रुपए का डीजल पे वैट का, डीजल पे एक्साइज काट के, और 5 रुपया इस पे। अब आपकी जो बात रही कि हमने 28 रुपया 26 रुपया बढ़ा और 10 रुपया काटा, लेकिन अगर दो चीजों का आप देखिए साथ साथ, जब से हमने बढ़ाया था तब सरकारी खजाने में हर तरह का जो इनफ्लो होता है वो बंद था। लॉकडाउन का समय था, हालात जो है इस तरह के थे जिस वक्त आमदनी चाहिए तो सरकार को, इसलिए कि हम लोग गरीबों के हाथ थामे हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां पर रोज करप्शन हो रहा है, एक से एक स्कैम होता था। यहाँ पर गरीबों के हाथ थाम के हमने उनके जीवन को, जो उनके जीवन में जो भी चिंता थी उसको दूर करने की कोशिश की, और खजाना जो है सरकारी खजाना खोल दिया। चाहे वो राशन पहुंचाने का 1.5 साल तक का काम हो, घर घर तक 80 करोड़ लोगों को राशन, या बाकी सुविधाएं जिनके बारे में कई बार कांग्रेस पार्टी वाले नारा देते थे, बिजली, सड़क, पानी, वो सब काम हम कर रहे। चाहे वो छत को, गरीबों को छत देना, घर तक बिजली पहुंचाना, नल पे नल, जल से नल देना, या और बहुत सारी चीजें मुहैया जो करा रहे, गैस कनेक्शन से लेके जो स्टोव देना, फ्री देना, सब कुछ हम कर रहे हैं। साथ साथ वैक्सीनेशन भी उनको फ्री, जो उनकी डिमांड थी वो भी फ्री की। अब बात जो है, आप कह रहे हैं कि जरा मैं आपसे कहता हूं कि पिछले 1 साल में जो ब्रेंट के इंटरनेशनल प्राइस पे जरा नजर रखिए, कितने से 40 से 85 हो गया, 100% से भी ज्यादा जो है उसमें प्राइस जो बढ़ा है। और आप देखिए कि क्या 100% प्राइस बढ़ा है पेट्रोल डीजल का, बढ़ा एक सर्टेन तक, जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी तो जरूर बढ़ाया। हम कहते थे कि हाँ, गरीबों का पेट भरने के लिए, गरीबों का हाथ थामने के लिए। जफर साहब, दो बातें हैं इस पर। जफर साहब, 2 सवाल है। आपने वो बात कही जो आपकी पार्टी लगातार कहती है। मेरे 2 सवाल सुन लीजिए। एक सवाल, पहला सवाल तो ये है, फिर सरकार ये खुल के कहे और राज्य सरकारें भी कहें कि हम एक्साइज और वैट हमने इसलिए बढ़ा रखा है क्योंकि हमारी आमदनी बंद है कोरोना की वजह से, सरकार को पैसा चाहिए। लेकिन आपकी सरकार क्या कहती थी? सरकार कहती यही थी कि हमारे हाथ में ही नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार निर्धारित करता है कि दाम क्या होंगे। बिल्कुल नहीं। आपको मैं स्टेटमेंट दिखाऊंगा पेट्रोलियम मिनिस्टर का, धर्मेंद्र प्रधान जी का। उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में 3 बातें कही थी, मैं दोहरा रहा हूं उसको। पहले कहा था कि हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ पैदावार नहीं होती कच्चे तेल की, और हम नेट इंपोर्टर हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि हमने ओपेक कंट्रीज ने प्राइस बढ़ाना शुरू किया, इंडिया अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ओपेक में प्राइस घटाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कहा था कि हमें गरीबों के लिए चिंता करना है, सरकारी खजाना खोल के रखना है। सर, 1 मिनट। उसके बाद आज जब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, आपको जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहे हैं, आगे आने वाले दिन अच्छे लग रहे हैं, तो हमने तोहफा दिया दिवाली नहीं, तो फिर दूसरे इस पर सवाल ये बनता है साहब, इस पर सवाल ये बनता है नहीं, अगर तेल के दाम बढ़ाकर आपने मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन दिया है तो उसको मुफ्त कहना बंद कीजिए, फिर वो मुफ्त नहीं है, फिर ये प्रचार मुफ्त का नहीं हो सकता। फिर आपने अगर तेल से पैसा कमाया तो वो जनता ने दिया है। एक मिनट सुनिए। आगे आने वाले दिनों में भी मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि हमने बराबर का ये टेम्पोररी प्राइसेस है, और हम आगे जनता की चिंता करते हुए आगे और भी एक्साइज में कमी आएगी, एक बहुत बड़ी राहत दी है 10 में। लेकिन ये जो ऑटोमेटिक जो कैलकुलेशन, जो फॉर्मूला के हिसाब से जो वैट अपने आप ही कम हो जाता है, इसलिए कि जो वैट का कैलकुलेशन है वो लिंक्ड है एक्साइज ड्यूटी के बाद, इसलिए इनका जो इम्पैक्ट है थोड़ा अपने आप कम होता है, इट ऑटोमेटिक प्रोसेस। लेकिन मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूं, कल तक एक्साइज का जो आप ड्रामा कर रहे थे, आज आपको कह रहे कैलकुलेशन, अरे कैलकुलेट ऑटोमेटिक तो कम होता ही। मुख्यमंत्री बताइए कि आप ऊपर से क्या करेंगे? ठीक सवाल है, इसका जवाब जरा तृणमूल कांग्रेस के नेता भी दे दें एक बार। बादल देवनाथ जी हमारे साथ है। जी एक सर एक मिनट, एक कमेंट ले लूं मैं, उसके बाद आ जाता हूं। एक 10 सेकंड। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि टीएमसी और कांग्रेस के नेता से ये पूछिए, क्या जो गुजरात में जो है वैट, वो वैट को क्या राजस्थान में और वेस्ट बंगाल में करेंगे, क्या उस लेवल पे लाएंगे? ये जनता से वादा किया दिवाली के दिन 25% वैट है कोलकाता के अंदर। हमारे डेटा के मुताबिक 25% वैट लगता है, या 13 रुपए 12 पैसे लीटर जो ज्यादा हो। अब देवनाथ साहब,
सवाल तो वाजिब है। देखिए सब सारी पार्टियां केंद्र से कह रही थी दाम कम करो, एक्साइज घटाओ, इन्होंने घटा दी। कम या ज्यादा की पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने घटाई है। अब सरकार वैट घटाए, अब ममता सरकार भी वैट घटाए। सौरभ जी, पहले आज दिवाली है और बंगाल में दीपावली, और दीपावली और दिवाली के आपके चैनल के माध्यम से आपको और सारे पैनलिस्ट को और पूरे देशवासी को मैं शुभकामना देता हूं जी, धन्यवाद। और सौरभ जी, पहले मैं जाफर भाई को मैं कहना चाहता हूँ, मुफ्त का वैक्सीन का मतलब क्या होता है। जाफर भाई, मैं आपके साथ तो बहुत बार डिबेट किया, लेकिन मुफ्त का मतलब क्या है? आप बीजेपी के फंड से दिया है पैसा, ना आपका घर से, ना मोदी जी का घर से पैसा से मुफ्त में देश को दिया। इसका मतलब क्या है? आपका दया कर रहा है, आप देश के लोगों को दया कर रहा है। देवनाथ साहब, वो तो मैंने इनसे पूछ लिया, वो तो हमने पूछ लिया। आप बताइए, आपकी सरकार वैट घटाएगी? बंगाल सरकार वैट घटाएगी नहीं? तो चोला पहन के चलते हैं जी, झोला तो भतीजा लेके घूमता है। सौरभ जी आ रहा हूँ, जाफर जी सुन लीजिए। 13 राज्य में 3 लोकसभा सीट और 29 विधानसभा सीटों में पूरी तरह से हारने के बाद और वोट खोने के बाद आपको याद आया पब्लिक का मन, देश के लोगों के मन जीतने का जो कोशिश, जो प्रयास मोदी जी ने किया, मैं इसको तो धन्यवाद नहीं दूंगा, लेकिन केदारनाथ में सुबह गया, इसके लिए मैं धन्यवाद जरूर दूंगा। लेकिन हारने के बाद पब्लिक का मन, देश के लोगों के मन जीतने का जो प्रयास आपने अच्छा नहीं किया। देश के लोगों को मालूम है 2014 से 2021 तक मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। जाफर जी, 28 राष्ट्रीय संस्था का निजीकरण का प्लेटफॉर्म को सर एक बार मुद्दे पर देखिए देवनाथ साहब, ये बहस कहीं और चली जाएगी। मैं सीधा सवाल है आपसे, अब तक 12 राज्य वैट घटा चुके हैं। हम पूछ रहे हैं पश्चिम बंगाल में वैट घटेगा कि नहीं घटेगा? आप इसका जवाब दे दीजिए। सौरभ जी सुन लीजिए, और एक लाइन प्लीज, मैं जरूर दूंगा। एक लाइन में 10 राज्य भाजपा का जो दबाव, जो पॉलिटिक्स का जो दबाव आप भी कीजिए, मतलब टैक्स का, जीएसटी का पैसा आप तक तो नहीं देता बंगाल के लोगों को, और जो घटाने का, कम करने का जो बात आप कर रहा है, ये तो ममता जी डिसीजन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगा, ममता जी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने डिसीजन लेगा। हम सब डिबेट में जरूर बताएंगे आपको ममता कब होगा, लेकिन डिसीजन बिल्कुल बताऊंगा। डिसीजन कब होगा? ये इतनी 12 सरकारें जो डिसीजन ले चुकी है कल से, जल्दी ये काम करने का जो मतलब क्या है? मतलब तुम भी करो 10 राज्यों में, 13 राज्यों में हारने के, उपचुनाव में हारने के बाद, अरे सर हारने के बाद ही मान लीजिए अगर इनको लगा कि भाई हमारा नुकसान हो जाएगा, हमको महंगाई कम करनी है, तो महंगाई तो बंगाल में भी होगी ना। समझ लिया देवनाथ साहब, बंगाल में भी तो महंगाई होगी ना। और ममता दीदी आ रहा है 2014। अरे भैया, गुजरात के लेवल पे कट करो, वैट कब चलिए कम करोगे बताओ। ममता दीदी को चाहते नहीं जवाब दे रहे देवनाथ साहब की बंगाल में वैट कम होगा या नहीं होगा। चलिए ठीक है, आपने कहा ममता जी फैसला करेंगी, लेकिन आपको मालूम नहीं कि फैसला कब होगा भी कि नहीं होगा। माधव आनंद साहब, बिहार ने वैट घटाया, बधाई नीतीश कुमार जी को, धन्यवाद। ठीक है, चलिए ठीक है, इंतजार कर रहे हैं, इस पर दोबारा बहस करेंगे कल परसों में। माधव आनंद साहब, बिहार की जनता आपको धन्यवाद दे रही है। अब सवाल ये है कि क्या कोई यूनिफॉर्मिटी पूरे देश में नहीं आनी चाहिए? अब कोई सरकार कितना कम करती है, कोई कितना कम करती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरें हैं, परेशानी तो सबको बराबर है। सौरभ जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले समस्त देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिवाली के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया, मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि जिस आर्थिक संकट से पूरा विश्व गुजर रहा है, एक कोरोना महामारी के कारण वैश्विक स्तर पे जो इकोनॉमी को क्षति पहुंचा है, और भारत भी उससे अछूता नहीं रहा, लेकिन भारत की उससे अछूता नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हम लोग की इकोनॉमी फिर भी स्टेबल इकोनॉमी है। इसके बावजूद भी आप देखिए कि एक्साइज ड्यूटी कम करना एक अपने आप में बहुत मायने रखता है। विपक्ष क्या कहता है, नहीं कहता है, कितने इकोनॉमिक्स के ज्ञान इन लोगों के पास है, वो भगवान जाने। लेकिन वास्तविक बात यह है कि जितनी सरकारें जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, एक के बाद एक, आप देखिए पहले की सरकारें भी चलाती थी, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन जो करंट की जो केंद्रीय सरकार आज के डेट में है, जिस रूप में डेवलपमेंट हो रहा है, हर सेक्टर है, एक सेक्टर का अगर सौरभ जी अध्ययन किया जाए तो पिछले 6 से 7 सालों में जितने काम हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस अपने पूरे कार्यकाल में उतने काम किए होंगे। हर राज्य
राज्य का देख लीजिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें या बिहार की बात कर लें, यूपी की बात कर लें। एक समय यह भी था कि बिहार बीमारू प्रदेश माना जाता था, लेकिन आज बिहार में देखिए डबल इंजन की सरकार है। नहीं तो ये सारे काम क्या सिर्फ तेल की कमाई से हो रहे हैं? मेरा सवाल है, सारे काम क्या सिर्फ तेल की कमाई से हो रहे हैं? सौरभ जी देखिए, सरकार के पास सीमित संसाधन होते हैं और सरकार के आय का सोर्स क्या है? उसमें से एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, स्वाभाविक है, या तो लीकर से सबसे ज्यादा आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो स्वाभाविक है। एक सुन लीजिए मेरी बात को, देखिए अगर आप सकारात्मक राजनीति करेंगे तो जनता एक्सेप्ट करेगी, अगर नकारात्मक। देवनाथ जी एक मिनट, जरा बड़ी देर में उनके पास आया हूं मैं, जरा उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। ठीक है देवनाथ जी, सुन लीजिए सकारात्मक राजनीति कीजिए। अगर सरकार ने बोल्ड डिसीजन लिया है तो आप मानिए कि सरकार ने अच्छा कदम उठाया। आप क्यों नहीं बैठ हटाए? आप तो बैठ घटाइए ना। आप तो मान चुके हैं कि वहां सरकार आपकी बन चुकी है, वहां चुनाव नहीं होने हैं, केंद्र में तो कोई चुनाव नहीं होने हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अब मैं एक दूसरे विषय पर आ रहा हूं। माधवानंद जी ठीक, आपकी बात आ गई कि इनको बैठ घटाना चाहिए। अब आलोक शर्मा जी देखिए, एक बात ये सच्चाई है, कोई खुलकर कह देता है, कोई नहीं कहता। सरकारों के पास पैसा कमाने का एक बहुत मोटा साधन है तेल, और इसलिए कोई केंद्र सरकार एक्साइज नहीं घटाना चाहती, राज्य सरकारें वैट नहीं घटाना चाहती। समझ में आता है, कोरोना का काल है, दिक्कत सबको है, लेकिन एक लिमिट होती है जनता की भी, सहने की भी। आज किसी राज्य में 120 रुपया 125 रुपए तक पहुंच जाए पेट्रोल का दाम, कैसे कोई व्यक्ति गुजारा करेगा? डीजल अगर 100 105 पर आ जाए तो आप समझ सकते हैं हालात क्या होने जा रहे हैं। तो इसका एक मैकेनिज्म हम सुने जा रहे हैं सालों से, जीएसटी में ले आओ। अब पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं जीएसटी में इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि राज्य सरकारें नहीं चाहती हैं। क्या जीएसटी में लाना सोल्यूशन है? देखिए, जीएसटी एक ऐसी बॉडी है जिसमें सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन होता है। फाइनेंस मिनिस्टर राज्यों के उसके मेंबर हैं और बीजेपी के ज्यादा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज यहाँ पर जो है, आप जो कह रहे हैं यूनिफॉर्मिटी की, हर राज्य की यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और राजस्थान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो साउथ के राज्यों की नहीं है, तो वहां पर वैट क्या रहेगा या इन राज्यों में क्या रहेगा वो राज्य तय। अच्छा, मैं आपका ही तर्क पकड़ूं अगर आलोक जी, तो फिर एक मुझे बताइए, अगर बिहार वैट घटा सकता है तो महाराष्ट्र जैसा डेवलप स्टेट क्यों नहीं हटा सकता? देखिए, बिहार के ऊपर कितना कर्जा है पता है आपको? हरियाणा इतना डेवलप्ड स्टेट था, नंबर 1 था, 2.5 लाख करोड़ कर्जे में है आज। पिछले 7 साल के 8 साल के अंदर 47,000 करोड़ खर्चा था मात्र, जिस समय खट्टर सरकार आई थी। आप कुछ भी करते रहिए, कर्जा बढ़ता बढ़ाते। आप ये कहना चाहते हैं कि इन राज्यों को वैट नहीं घटाना चाहिए था? मैं कह रहा हूं नहीं, हटाना चाहिए, घटाना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी सब कैलकुलेशन करेंगे। मोदी जी का ढोल पीटने के लिए बीजेपी वाले कुछ भी करें, उसका मतलब थोड़ी ना कि बाकी लोग भी मोदी मोदी करने लग जाएंगे। अपने राज्यों की अर्थव्यवस्था को देखकर करेंगे वो लोग, पहली चीज। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, जीएसटी का कलेक्शन 1,30,000 करोड़ था, उसके बाद भी क्यों पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे थे पिछले 2 महीने से? ये तो वोट की चोट पड़ी, हारे तब समझ आई। दूसरी चीज, बार बार कहा जाता फ्री वैक्सीन फ्री वैक्सीन फ्री वैक्सीन। आपने 6 महीने में 2.25 लाख करोड़ रुपए एक्साइज से कमाया, और सारी की सारी वैक्सीन भी अगर केंद्र सरकार ने खरीदी हो तो वो 20,000 करोड़ की बनती है। तो क्या ये प्रॉफिट वाला काम कौन कर रहा था? तीसरी चीज, बार बार कहते हैं फ्री राशन फ्री राशन फ्री राशन। अरे भाई, अपने देश का अपमान मत कीजिए। 7 साल से मोदी जी इतना विकास कर रहे थे, 18 घंटे काम कर रहे थे। ये बीजेपी वाले मोदी जी की बहुत बेइज्जती करते हैं इस मामले में। और उसके बाद आपको फ्री राशन देना पड़ रहा था, और उसके बावजूद 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। उसके बावजूद 97% लोगों की आय घट गई। इतना विकास कर दिया आप लोगों ने। सितंबर और अक्टूबर में मात्र 2 महीने में 97 लाख लोग बेरोजगार हो गए, 97 लाख लोग, ये सीएमआई का आंकड़ा है। इतना विकास कर रहे हैं आप लोग। अरे भाई, हाथ जुड़वाइए, गद्दी छोड़िए। आप इसमें कोरोना का कोई हाथ नहीं देखते? आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोरोना भी एक वजह है? देखिए, आप एक तरफ कहते हैं कोरोना की वजह से, आप मानिए कि इकोनॉमी डाउन जा रही है, हम भी मानेंगे, पूरा देश मान रहा है। एक तरफ तो आप मोदी जी का झंडा लेके पता नहीं कहां पहुंच गए हम लोग। दूसरी बात, आप कह रहे हैं स्कीम से, अगर यूपीए के आप 5 साल के लास्ट के शासनकाल के देखेंगे, 11 लाख करोड़ रुपए वेलफेयर स्कीम्स पे गया है, और आज आलोक जी का वीडियो लिंक जो है वो टूट गया है। जवाब दिए उनकी बातों का जी। स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्टेटमेंट है। अरे भाई, ठीक है आलोक, पैसे नहीं है हमारे। अच्छा आलोक जी, अब जवाब आपकी बात। हालत ये है, नहीं आप वेलफेयर स्टेट्स की बार बार बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 2,000 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर है आज दिल्ली के अंदर, कौन सी आप बात कर रहे हैं अभी तक? ठीक है, जवाब दें जफर साहब। मैं जरा जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात को इसको समझना चाहिए कि ये कह रहे स्टेट जो है अपना
कैलकुलेशन करता है, अपने फाइनेंशियल्स को देखता है, उनके अपने साथ हुआ तो बेरोजगारी अरे प्रवचन मत दीजिए, आप आलोक जी सुन रहे थे, आलोक जी सुन रहे थे, आप भी इनकी बुराई कर रहे थे, शांति से सुन रहे थे, सुन लीजिए जी। नहीं, मैं आपकी बात जफर भाई से जो सवाल पूछे, जफर भाई उनका जवाब दीजिए। अच्छा जाओ, दे रहे हैं आपकी बात का, आप ही की बात का उत्तर दे रहे हैं, आप ही की बात का उत्तर दे रहे हैं, बोलिए। मैं नहीं, इनके सवालों को क्यों उत्तर दूंगा? एंकर आप है कि ये है? मैं मेरे सवाल मान के दे दीजिए और जवाब देगी जनता आप लोग। मैं बोलिए। अरे भाई जनता देगी जवाब, उसका आपको यहाँ बैठा दिया 3 स्टेट में, 27 स्टेट मोदी की सरकार, और चौवन सीट हो गए, 97% लोगों की आय क्यों घट गई, इसका उत्तर दीजिए। अच्छा आलोक जी, एक मिनट, थोड़ा सा तो समय देना पड़ेगा जवाब देने के लिए। आलोक जी नॉन स्टॉप बोलूंगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा प्लीज। हाँ बोलिए जफर जी, नॉन स्टॉप बोलूंगा फिर मैं। बोलिए। सुनिए, मैं पहली बात कह रहा हूं कि ये बार बार कह रहे हैं, हर टाइम से कैलकुलेट कीजिए। तब डॉलर रुपये क्या था 2011-12 में, जब ये कह रहे थे कि उस वक्त इतना प्राइस था, तब डॉलर रुपये क्या था, हम इंपोर्ट करते, और आज डॉलर रुपये क्या है। तो देश के एक्सचेकर को किस तरह का इम्पैक्ट होता है हर समय, जो अरे हर समय अरे यार आलोक जी प्लीज, अब आप कुछ डेटा पर आधार करके अपना तर्क दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। अरे उनका तर्क तो सुनिए, आपको उनके फैक्ट्स में कमी नजर आए तो आप बोलिएगा। आलोक जी ये ठीक नहीं है, आलोक जी ये बात ठीक नहीं है। जफर जी की आवाज है, अरे प्लीज आलोक जी प्लीज, जफर जी की आवाज। मानसिक तौर से थोड़ा पैदल हो गए, थोड़ा सा सुन लीजिए। आलोक जी इतना परेशान मत होइए, आज आपको बौखलाए में दिख रहे हैं इसलिए कि मोदी जी के से उम्मीद नहीं थी अभी आपकी, आज इतना बड़ा तोहफा जो दिया इससे आप लोग बौखलाहट है। अरे कुछ करना है तो जनता के लिए करना है तो जाके करो, बैठ काटो। इस तरह का बेवकूफी वाला बात यहाँ बैठ के करोगे, जनता तुमको और जो 3 स्टेट में आगे खत्म हो जाएगा, ये याद रखना। नहीं, जनता को सब समझ में आ गया, इसलिए कहां पहुंचा दिया आपको। देखिए अब सुन लीजिए, अच्छे दिन तो बहुत अच्छे, इकोनॉमी को अगर आज के इकोनॉमी को तुम खराब बोल रहे हो तो या तो तुम अकल से पैदा हो या इकोनॉमी नहीं समझते हो। हम जानते हैं कि आप इकोनॉमी पढ़े हुए हैं, लेकिन आज देश की इकोनॉमी कर लीजिएगा, जीडीपी हाँ ओपन होकर बहस करो ना, मैं करना चाहता हूँ। सादो फार्मूला मैं भी समझा दूंगा, बेवकूफी की बात मत कीजिए। आज देश की इकोनॉमी जिस मजबूती से जिस मजबूती से आज देश की इकोनॉमी चल रही है, पूरी दुनिया का कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट अपोजिशन होगी कांग्रेस ट्रिपल आप देखिए। नहीं मैं पूछता हूं और आप क्या। अच्छा एक सेकंड आलोक शर्मा जी, एक मिनट मेरा सवाल है जफर साहब से, सिर्फ मेरी आवाज जाए, जफर साहब तक जाए। एक सेकंड आलोक जी, ऐसे बहस नहीं हो सकती प्लीज। एक छोटा सा फैक्ट जो ये लोग देते हैं, कांग्रेस ने दिया, आप उसका उत्तर दे रहे थे, मैं वो दोबारा रख देता हूं सवाल के रूप में आपके सामने। इन्होंने कहा मई 2014 में, ये फैक्ट है तो ये तो इनका फैक्ट नहीं, तो फैक्ट है। मई 2014 में क्रूड $106 था प्रति बैरल। उस समय पेट्रोल मिलता था 71.5, डीजल मिलता था लगभग $55.5 पे। आज क्रूड 82 है, तो 106 था, आज $82 है। आज $90 पे डीजल है, लगभग 100 पर था पर कल तक, और 105-110 रुपए पर पेट्रोल है। यह अंतर क्यों है? देखिए, 2 उसके बड़े इंपॉर्टेंट वजह हैं। पहले कि हम अब लॉकडाउन के बाद इस सिचुएशन में हैं, देश को अगर विकास के दौड़ में ले जाना है तो देश को पैसा चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज तक इतिहास में इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। इसका बजटरी एलोकेशन देखिए कितना बड़ा बजटरी एलोकेशन हुआ है। प्राइवेट कैपेक्स इसलिए नहीं हो पा रहा है इसलिए कि इन कांग्रेस की चोर सरकार ने जितना जो है फोन बैंकिंग के थ्रू पैसा सारे बैंकों से जो एनपीए करवा दिया, उसकी वजह से प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रही थी कि प्राइवेट कंपनियां जो है इस हालत में नहीं है कि वो पैसा फिर से ऋण लें और फिर से न्यू इन्वेस्टमेंट करें। अब हालात सुधरे इतने साल के बाद, इसलिए आज जो है प्राइवेट कैपेक्स भी शुरू हो गया है। सारे सिलेंडर्स इकोनॉमी में जो है सब फायर कर रहे हैं, मतलब हर तरह से इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए, सब आपको दिखेगा, चाहे एक्सपोर्ट देखिए, चाहे आप डेटा देखिए, पीएमआई डेटा सर्विसेज के देखिए, 58 2011 के बाद इतने बड़े नहीं आए थे, 58.5%। आप पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का देखिए 56 के आसपास है। और उससे ज्यादा ये जो अभी बोल रहे थे कि सीएमआई का डेटा है जो 99 लाख की नौकरी चले गई, अरे शर्म से मरना चाहिए आपको चुल्लू भर पानी में। आप देखिए जब मनरेगा में डिमांड खत्म हो गया, लोग मनरेगा की नौकरी नहीं चाह रहे हैं। सरकार का इतना बड़ा लार्ज एलोकेशन, उसके बाद भी नौकरी चाह रही है। और अगर आपको बोल रहे हैं कि चूंकि डेटा लैग के साथ आता है, कोई रियल टाइम पे नहीं आता है, तो अगर आप नौकरी.com के डेटा में जाइए रेफरेंस के लिए, तो आपको समझेगा कितना ज्यादा डिमांड बढ़ी है।
कीमतें कब कम होगी? बादल जी कुछ कह रहे हैं आपसे जफर साहब। नौकरियां बढ़ रही हैं, बादल देवनाथ जी, कलेक्शन बढ़ रहा है, हर तरह से बादल देवनाथ जी की आवाज है। जफर साहब जरा सुनिएगा। पेट्रोल 6 रुपया, डीजल 10 रुपया घटा करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे चश्मे पहने और 5 रुपया 10 रुपया कम करने 90 रुपया 100 रुपया से कुछ नहीं होगा। देश के लोगों को बचने का मौका दीजिए। मोदी जी 2014 से 2021 तक देश के लोगों को बर्बाद कर दिया। रसोई गैस का दाम कितना है जाफर जी? रसोई गैस का दाम कितना है? नेचुरल गैस का दाम कितना बड़ा है? जलते हैं नेचुरल गैस का दाम कितना बड़ा है इंटरनेशनल मार्केट में? कितना बड़ा? वो बात छोड़ दीजिए। टीएमसी के नेता घर में देश के बारे में कुछ पता ही नहीं और यहाँ बैठ के खाली ज्ञान दे रहे हो। जाके पहले बैठ काटो, पहले बैठ काट लो ना। घर में लेगा तो आप ममता बनर्जी जो चोला पहन के बैठी है, झोला वाले को बोलो पहले बैठ काटो। देवनाथ साहब मैं रसोई गैस की भी बात कर लेता हूं इनसे। मैं इनसे रसोई गैस की भी बात कर लेता हूं। देवनाथ जी को क्या आपको जवाब मिल पाया कि आपकी सरकार वैट घटाएगी कि नहीं घटाएगी? शो की शुरुआत में आपसे पूछा था, आपको उत्तर मिला कि वैट घटेगा कि नहीं घटेगा बंगाल में? के साथ साथ गैस का कीमतें भी कम करना होगा। मैं पूछ रहा हूं इनसे, आप वैट का जवाब पूछ लीजिए किसी से पहले। आप इसका जवाब लाइए कि वैट बंगाल में घटेगा कि नहीं घटेगा। सौरभ जी, आज पूरी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा दिवाली पे तोहफा दिया है 10 रुपया डीजल पे, और आगे भी एक करके बोलिए, एक करके। ठीक है जफर साहब, एक मिनट। आलोक जी एक मिनट, देवनाथ जी एक मिनट। माधव आनंद जवाब देना चाह रहे थे। आपने रसोई गैस की बात की, 305 रुपया एक साल के अंदर बढ़ा है रसोई गैस का दाम। माधव आनंद जी देखिए सौरभ जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखने की आवश्यकता है कि किस तरह प्राइस जैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो आलोक जी और टीएमसी के नेता बोल रहे थे बेरोजगारी को बार बार कर रहे थे। इन लोगों को समझने की आवश्यकता है कि पिछले 6-7 साल में अपने देश में 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप बना है, 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप बना है। आत्मनिर्भर भारत हम लोगों ने की थी। अरे सुन लीजिए भाई, अब समय कम है, जरा एक बात हो जाएगी थोड़ी और। 70,000 से ज्यादा जो है स्टार्टअप भारतवर्ष में बना है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा था कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, उस दिशा में देश आगे बढ़ चुका है। इसके बावजूद भी इन लोगों को इकोनॉमी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर बेरोजगारी किस स्तर पे लोग आकलन कर रहे हैं। आज नहीं तो इनके आंकड़े क्या फर्जी है? मैं माधव आनंद जी आपसे सीधे पूछ रहा हूं। अभी आपके सामने बोला आलोक शर्मा जी ने, लगभग 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये क्या आंकड़ा फर्जी है? वो तो कह रहे हैं सीएमआई का आंकड़ा है। आलोक जी का आंकड़ा कहां से आता है मुझे खुद नहीं पता चला। मैं जो आंकड़ा बताया उस आंकड़े का सत्यापन आप भी कर लीजिए कि पिछले 7 साल में 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप इंडिया में आया है कि नहीं आया है। सब टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप आया है, भारत सरकार के सपोर्ट से आया है। तो आखिर आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो उसको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और इनको समझने की आवश्यकता है कि आज एक नागरिक आत्मनिर्भर बनना चाहता है, नौकरी कम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए। आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए मुझे लगता है जो बोलिए सरकार नहीं दे पाई उसको आत्मनिर्भर शब्द से परहेज करना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट 12% से ज्यादा, राजकोषीय घाटा। मैं बता रहा हूं जो अर्थशास्त्री यहाँ बैठे हैं आपके साथ, एनपीए नेट परफॉर्मिंग एसेट जो है वो 2.5 करोड़ से 7 गुना बढ़ के 17 लाख करोड़ हो गया है। बैंकों का भट्टा बैठा दिया है। टाइम में एनपीए कितने था? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपके टाइम में कितने? मैं बताता हूं 2.4 लाख करोड़ था, आज 17 लाख करोड़ है। कि दोनों बोलने पूछे कितना लोन बढ़ा है इस समय में, लोन कितना बढ़ा है? 89 महीने की सरकार है, 89 महीने से 85 महीने 52 लाख करोड़ नेगेटिव है। 85 महीने और वो सारे लोग ऐसे लोगों को दिया जिन्होंने एक्सपोर्ट आपका नेगेटिव है। 85 महीने 89 महीने की सरकार में। जबर साहब मेरे पास टाइम है, इनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद में आ जाता हूं। देखिए मुझे लगता है आप एक्सपोर्ट का देखिए उठा के, बैलेंस ऑफ पेमेंट 89 महीने में से 85 महीने बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है। अर्थशास्त्री महोदय समझ लेना। अभी इंटरनेशनल प्राइस की माधव भाई बात कर रहे थे, अभी सौरभ भाई ने जो आंकड़े दिए आपको समझ नहीं आए। $106 की जगह 82 हो गया और प्राइस डबल हो गया।
उसके बाद भी आप लोग झूठ बोलने में नहीं कतराते हैं। उसका जवाब तो इन्होंने दिया ना आलोक शर्मा जी, उसमें तो मुझे लगता है बड़ी साफ गोई से जफर इस्लाम ने कह दिया, उन्होंने कह दिया कि पैसा चाहिए, कोरोना में आमदनी कम हो गई थी, कोरोना में आमदनी कम हो गई थी, पैसा चाहिए इसलिए रेट बढ़ाए, इन्होंने तो माना इस बात को। 1,30,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है, कौन कहता है आमदनी कम हो गई? टैक्स जीवी सरकार है, ये सरकार जेब काट रही है चारों तरफ से कैंची लेके। अगर हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि टैक्स कलेक्शन कम है? चलिए वाजिब सवाल है, इसका जवाब दीजिए। नहीं, सवाल आपका अच्छा है, सवाल अच्छा है। अभी जो जीएसटी आंकड़ा आया, जीएसटी लागू होने के बाद से सेकंड हाईएस्ट आपको उससे इनकम हुई है, तो वो पूछ रहे हैं कि जीएसटी इतना आ रहा है तो आमदनी कम कैसे है? आमदनी कम नहीं है तो रेट ज्यादा क्यों है तेल का? जफर इस्लाम एक मिनट सुन लीजिए, मैं बड़े संजीदगी से जवाब देना चाहता हूं, तू मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं पहले भी कहा कि जब आमदनी कम थी तो एक सोर्स ऑफ इनकम था सरकार के लिए, सरकार ने सोर्स ऑफ इनकम को इस्तेमाल किया एक गरीब जनता को घर तक उसके हर ऐसी चीजें पहुंचाने के लिए जो उसके रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत की थी। उस वक्त सरकार को पैसे चाहिए थे। जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, डिसरप्शन जो हुआ था सप्लाई चेन में, वो धीरे धीरे जैसे कम हो रहा है, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे शुरू हो रही है, आमदनी जो सरकार के भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ती जा रही है, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अब जो मनरेगा में जो लोग नौकरियां चाहते थे अब लेने वाले कम बच रहे हैं। आपको Naukri.com में देखिए कितनी नौकरियां जो है वो पब्लिश की है, आप जरा देखिए समय नहीं है कितना है। और हम ये भी कह रहे हैं क्या कैसा इकोनॉमी पढ़ के आए? मनरेगा में इकोनॉमी पढ़े कि क्या पढ़े, कौन सा स्कूल कॉलेज में पढ़े, कुछ समझ में नहीं आता। मनरेगा में ज्यादा आप जरा आपको बात पता है कि नहीं कि सारे डेटा जो लैग के साथ आते हैं, पूरी तरह से आपको जो सीएमआई के डेटा बोल रहे हैं, सीएमआई के डेटा क्या इकोनॉमिक्स है ही नहीं, छोटे सरकार को इकोनॉमिक्स का ये भी आप दे रहे डेटा पूरे देश के बारे में। अच्छा जफर साहब आलोक शर्मा जी, समय खत्म हुआ। चलिए बहुत सारे फैक्ट्स गए, सरकार की भी क्या सोच है वो भी हमें पता चली। 2-3 बातें हैं। एक के ये जो राहत हुई है थोड़ी और राहत होनी चाहिए, अभी भी दाम जो है काफी ऊपर है। दूसरा, ये दाम धीरे धीरे करके फिर वही ना पहुंच जाए जहां पहले थे। राज्यों ने वैट घटाया, स्वागत है। जिन राज्यों ने नहीं घटाया उनको भी घटाना चाहिए। सरकारों को पैसा चाहिए तो लोगों को भी अपनी जेब में थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं। इसी के साथ जफर इस्लाम साहब आपका, आलोक शर्मा जी आपका, बादल देवनाथ साहब, माधवानंद साहब धन्यवाद, और एक बार फिर दिवाली की बधाई आपको। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।